दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास केमिस्ट्री का 20 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह 20 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आ जाएंगे। इसलिए दोस्तों एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करिएगा, सभी वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों एक एक क्वेश्चन को हमको वो इस तरह से समझाएंगे कि ताकि आपको एक बार में ही याद हो जाए। अगर इससे क्वेश्चन आए तो आप इसे सही आंसर आप एग्जाम में कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बॉक्साइड जो है किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है तांबा, दूसरा में दे रहा है अल्मोनियम, तीसरा में दे रहा है जस्ता और चौथा में दे रहा है लोहा। तो दोस्तों बॉक्साइड जो है वह अल्मोनियम धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे अल्मोनियम बिल्कुल करेक्ट हो गया। अल्मोनियम जो है दोस्तों, अल्मोनियम का जो मुख्य अयस्क होता है यानी प्रमुख महत्वपूर्ण अयस्क है वह बॉक्साइड है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर में कह रहा है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है। दोस्तों लवण जो Na2CO3 का जो जलीय विलयन होगा दोस्तों, उसका पीएच मान क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 7 से अधिक, और तीसरा है 7 से कम, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लवण Na2CO3 का जो जलीय विलयन का पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे 7 से अधिक बिल्कुल करेक्ट हो गया। दोस्तों 7 से अधिक जो होता है दोस्तों, उसका विलयन पीएच मान जिसका 7 से अधिक होगा तो वह क्या हो जाता है, वह क्षार हो जाता है। ठीक है, याद रखना आपको। क्षार कहने का मतलब जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो गया वह क्षार होता है, और जिसका 7 के बराबर होता है वह उदासीन होता है, और जिसका 7 से कम होता है वह हो जाए अम्लीय होता है। तो आपको तीनों याद रखना है। क्षार हो गया 7 से अधिक, और उदासीन हो गया 7, और 7 से कम जो होगा वह अम्लीय होता है। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, 7 से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में कह रहा है अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया। दोस्तों अष्टक सिद्धांत जो है वह किसने स्थापित किया। तो पहला ऑप्शन दे रहा है डॉब राइनर, दूसरा में दे रहा है न्यूलैंड्स, तीसरा में दे रहा है मेंडलीव, और चौथा में दे रहा है हेनरी मोजले। तो दोस्तों अष्टक सिद्धांत को जो स्थापित किया था वह जो किए थे न्यूलैंड्स ने किए थे। बी ऑप्शन यहाँ पे न्यूलैंड्स बिल्कुल करेक्ट हो गया। कहने का मतलब अष्टक सिद्धांत को स्थापित किए थे न्यूलैंड्स ने। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और तिर्यक नियम का जो स्थापित किया था दोस्तों वह डॉब राइनर ने किए थे। तिर्यक नियम ये भी आप याद रखिएगा। तिर्यक नियम का स्थापित किसने किया था, तो डॉब राइनर ने, और अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड्स ने। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर में कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। दोस्तों एसिटिक अम्ल का जो आईपीए नेम होता है वह क्या होता है। तो दोस्तों एसिटिक अम्ल का जो आईपीए नेम होता है वह एथेनोइक अम्ल होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाए। एसिटिक अम्ल का आईपीए नेम जो होता है दोस्तों वह हो जाता है एथेनोइक अम्ल। और दोस्तों फॉर्मिक अम्ल का जो आईपीए नेम होता है वह मेथेनोइक अम्ल होता है। भी आप याद रखिएगा। फॉर्मिक अम्ल जो चींटी के डंक में पाया जाता है उस अम्ल का जो होता है आईपीए नेम जो होता है मेथेनोइक अम्ल होता है। लेकिन यहाँ पे एसिटिक अम्ल पूछा जा रहा है तो यहाँ पे एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर में कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है। दोस्तों ऊर्ध्व स्तंभ पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ हो गया। दोस्तों इस तरह से जो होता है कहने का मतलब ऊपर से नीचे जो होता है, और जो होता है तो यहाँ पे ऊर्ध्व स्तंभ कहने का मतलब ग्रुप। ठीक है, क्या ग्रुप यानी समूह। तो दोस्तों हमारे जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप का संख्या कितना है, तो वह 18 है। ठीक है, और पीरियड पूछेगा ग्रुप जो है दोस्तों 18, और पीरियड जब पूछेगा तो कितना हो जाता है 7 हो जाता है। आपको दोनों याद रखना है। ऊर्ध्व स्तंभ की संख्या जो है दोस्तों 18। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ग्रुप यानी वर्ग, तो वर्ग का संख्या जो है 18 है, और वह पीरियड यानी आवर्त का संख्या 7 है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर में कह रहा है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः होगा। दोस्तों कोई भी विलयन है, ठीक है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है, यानी नीला लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है तो उसका पीएच संभव कितना होगा। तो दोस्तों जब कोई लिटमस पत्र को नीला से अगर लाल कर देता है दोस्तों, तो वह जो होता है अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल। आपको याद रखना है, जब नीला लिटमस पत्र से लाल कर दे रहा है तो वह अम्ल होगा। तो अम्ल का जो पीएच मान होता है कितना होता है, तो 7 से
कम होता है, 7 से जो होता है कम होता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में 7 से कम कौन सा है, तो मेरा 5 दिया हुआ है, तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब कोई भी नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा तो उसका जो पीएच मान संभवतः जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी अम्ल हो जाएगा। ठीक है, आपको हम क्लियर कर दिए दोस्तों, जो नीले को लाल कर दे तो अम्ल होता है, और अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, तो मेरा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर में कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है निम्नलिखित में कौन है, तो पहला ऑप्शन है संतरा, दूसरा नंबर है टमाटर, तीसरा नंबर है सिरका और चौथा नंबर है इमली। तो दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है दोस्तों टमाटर में होता है, मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। कहने का मतलब ऑक्जेलिक अम्ल में जो है, और ऑक्जेलिक अम्ल जो है दोस्तों उसका जो प्राकृतिक स्रोत है वह टमाटर है, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। संतरा में दोस्तों, संतरा में जो होता है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सॉरी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है संतरा में, सिट्रिक अम्ल, और सिरका में जो होता है दोस्तों एसिटिक अम्ल, और इमली में जो होता है टार्टरिक अम्ल। आपको हम सभी बता दिए हैं, सभी को याद रखना है। संतरा में सिट्रिक हो गया, टमाटर में ऑक्जेलिक, यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, और सिरका में जो होता है एसिटिक, और इमली में जो होता है टार्टरिक। यहाँ पे तीन सभी को आपको हम क्लियर बताते हैं, आप सबको सभी को याद रखिए, एग्जाम में इससे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर में कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं की ओर जाने पर परमाणु साइज यानी आकार। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में अगर आप बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं तो परमाणु जो साइज होते हैं यानी परमाणु का जो आकार होता है वह उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला अंदर बढ़ता है, दूसरा अंदर घटता है या अपरिवर्तित रहता है, तीसरा में और चौथा अंदर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं की ओर मैंने बाएं से यानी दाएं जाते हैं तो मेरा जो परमाणु साइज है वह क्या होता है, घटता है, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर मेरा मैंने जो परमाणु साइज का आकार होता है वह घटता है, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। और अगर ऊपर से नीचे आते हैं दोस्तों, ऊपर से नीचे आते हैं तो मेरा जो परमाणु साइज जो होता है वह जो होता है बढ़ता है, आपको ये भी याद रखना है। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, बढ़ता है परमाणु साइज, और जब दाएं से बाएं की ओर जाते हैं तो घटता है, तो मेरा यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में करे धातुओं की प्रकृति होती है। दोस्तों धातुओं की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, तो विद्युत धनात्मक या विद्युत ऋणात्मक या उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों धातुओं की जो प्रकृति होती है दोस्तों वह विद्युत धनात्मक होती है, तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे विद्युत धनात्मक बिल्कुल करेक्ट हो। धातुओं की जो प्रकृति होती है वह विद्युत धनात्मक होती है, और दोस्तों अधातु का जो प्रकृति होती है वह विद्युत ऋणात्मक होती है, आपको ये भी याद रखना है। यहाँ पे धातुओं पूछा जा रहा है तो वह धनात्मक हो जाएगा, तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर में कह रहा है कि C6 और H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। दोस्तों आपसे C6 और H6 का आणविक यानी जो है एटॉमिक मास पूछा जा रहा है, आपको मैंने आणविक जो होता है इसका पूरा आपका जो है द्रव्यमान पूछा जाए कि इसका मोलिक्यूलर वेट कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए C6 और H6 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे C कार्बन है, तो कार्बन का जो मेरा एटॉमिक मास होता है दोस्तों वह कार्बन का कितना होता है, वह 12 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ पे रखिए 12 गुने 6 और प्लस 6 गुने 1, तो कितना इसको कैलकुलेट करके 12 छः का 72 और प्लस 6 कितना आ जाएगा 78 आ गया। यानी मेरा C6 और H6 का जो आणविक द्रव्यमान हो यानी मोलिक्यूलर वेट होगा वह कितना हो जाएगा, तो 78 हो जाएगा। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं दोस्तों, आपको जो भी कहने का मतलब एटम दिया रहेगा उसका आपको द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक मास हमको पता रहना चाहिए। तो मेरा कार्बन जो दिया हुआ है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है और इसका एटॉमिक वेट 12 हो जाता है। हाइड्रोजन का 1 होता है इसका एटॉमिक मास, तो दोनों को हम यहाँ पे कैलकुलेशन रख के कर दिए हैं, तो मेरा 78 आ गया। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि ग्रेफाइट होता है। दोस्तों ग्रेफाइट जो होता है तो विद्युत का कुचालक, विद्युत का सुचालक या दोनों कुचालक और सुचालक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ग्रेफाइट जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुचालक करने पर दोस्तों ग्रेफाइट से विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। ठीक है, और कुचालक जो होता है दोस्तों जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, लेकिन यहाँ पे सुचालक है तो यहाँ पे विद्युत का प्रवाह ग्रेफाइट से होता है। लेकिन जो हीरा होता है दोस्तों, डायमंड होता है, वह विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि उससे जो होता है विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है, तो दोस्तों संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वह
CO3 होता है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हो, ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, इसका नाम पूछे तो कैल्शियम कार्बोनेट और इसका सूत्र जो है CaCO3। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में कह रहा है कि पारे का अयस्क है। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पारा का जो अयस्क होता है दोस्तों वह क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है बॉक्साइट, दूसरा दे रहा है हेमेटाइट, तीसरा दे रहा है मैग्नेटाइट और चौथा दे रहा है सिनेवार। तो दोस्तों पारा का जो अयस्क होता है दोस्तों वह सिनेवार होता है। ठीक है, सिनेवार होता है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। सिनेवार का जो फार्मूला होता है दोस्तों HgS होता है, अभी ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सिनेवार का जो मैंने फार्मूला होता है यानी सूत्र जो होता है HgS होता है। लेकिन यहाँ पे पारे का जो पूछा जा रहा है अयस्क तो वह सिनेवार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे और भी हम आपको बता देते हैं दोस्तों, बॉक्साइट जो होता है वह अल्मुनियम का होता है। ठीक है, बॉक्साइट जो होता है अल्मुनियम का होता है और हेमेटाइट जो होता है वह आयरन का होता है और मैग्नेटाइट भी जो होता है वो भी आयरन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में जो क्षैतिज कतारों की संख्या होती है वो कितना होती है। तो दोस्तों अभी हम आपको पीछे बताएं कि जो ऊर्ध्व जो स्तंभ होता है दोस्तों उसका संख्या जो होता है 18 होता है। ठीक है, और जो क्षैतिज कतारें जो होती है दोस्तों जिसको आवर्त कहते हैं, क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं, उसका जो संख्या होता है दोस्तों कितना होता है, वह 7 होता है। ठीक है, क्षैतिज कतारों की संख्या पूछेगा तो यहाँ पे राइट आंसर 7 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। लेकिन ऊर्ध्व स्तंभ कहे तो मेरा वहाँ पे 18 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्षैतिज कतारों की संख्या पूछा जा रहा है तो यहाँ पे बी ऑप्शन है 7 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन प्रबल अम्ल है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन जो है प्रबल अम्ल है यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो पहला ऑप्शन है H2SO4, दूसरा है HCl, तीसरा है HNO3 और चौथा है सभी। तो दोस्तों प्रबल अम्ल जो है वह H माने इनमें से सभी है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया यानी H2SO4, HCl और HNO3 सभी जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में कह रहा है किसी भी अम्लीय विलयन का pH होता है। दोस्तों किसी भी अम्लीय विलयन का जो pH मान होता है वह क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है 7 के बराबर, दूसरा है 7 से अधिक, तीसरा है 7 से कम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अम्लीय विलयन का pH मान जो होता है वह 7 से कम होता है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 7 से कम जो होता है दोस्तों वह अम्लीय विलयन का pH मान होता है और 7 के जो बराबर होता है वह क्या होता है, तो उदासीन विलयन होता है और 7 से जो अधिक होता है वह क्षारीय विलयन होता है। आपको तीनों याद रखना है, एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। दोस्तों अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाला है जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा प्रिपरेशन हमारे वीडियो देखने से हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहा है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। दोस्तों लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जो कह रहा है कि पतली परत चढ़ाई जाती है वह किस धातु के चढ़ाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा है चांदी, तीसरा है सोना और चौथा है जिंक। तो दोस्तों जिस धातु का पतली परत चढ़ाया जाता है लोहा और इस्पात को सुरक्षित रखने के लिए जंग से, वह जो होता है दोस्तों जिंक होता है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में कह रहा है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है विरंजन चूर्ण, दूसरा है जिप्सम, तीसरा है चूना पत्थर और चौथा है कच्चा चूना। तो दोस्तों अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करते हैं, मैंने कहने का मतलब किस यौगिक को गर्म करेंगे कि हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। तो दोस्तों जिप्सम को अगर आप गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्राप्त होता है। तो मेरा यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे जिप्सम जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब जिप्सम को अगर आप गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग होता है दोस्तों वह मैंने टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर करने में उपयोग किया जाता है या कहीं गड्ढा उड्ढा दीवार में हो जाता है तो उसे भरने में भी किया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर में कह रहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। दोस्तों फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो रंग होता है वो क्या होता है। पहला ऑप्शन है सफ़ेद, दूसरा है हरा, तीसरा है लाल और चौथा है भूरा। तो दोस्तों फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो रंग होता है दोस्तों वह होता है हरा होता है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर में कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो दोस्तों ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, C6H12O6। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो दोस्तों यह मेरा लास्ट प्रश्न था। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। इससे होगा कि हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से आप लोग मन लगा कर पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में कुछ नए नॉलेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।